जब मैं 18 साल का था तो मुझे सड़क के किनारे एक छोटी सी आवारा लड़की मिली जिसे कोई नहीं चाहता था। मैंने लंबे समय तक कोशिश की, लेकिन मैं कभी भी उसके ठंडे बाहरी हिस्से को पिघला नहीं सका। बाद में जब उसका पहला प्यार सामने आया तो मुझे एहसास हुआ कि उसका एक कोमल पक्ष भी था। यह बस मेरे लिए नहीं था। जिस दिन मैंने उसे जाने दिया, मैंने एक झूठ बोला, यह कहते हुए मैं बस अभी वापस आता हूँ, और फिर मैं कभी वापस नहीं लौटा। 7 साल बाद हम एक फिल्म सेट पर फिर से मिले। जो अब एक ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस बन चुकी थी, उसने मुझे पकड़ लिया। मैं बस अभी वापस आता हूँ, तुमने कहा था। तुम वास्तव में कहाँ चले गए? मैं बहुत नर्वस था, मेरी हथेलियों में पसीना आ रहा था। हाल ही में चुनी गई बेस्ट एक्ट्रेस क्लोव यंस मुझसे ठीक F15 फीट पीछे थी। अगर मैं पीछे मुड़ता तो मैं सीधे उनसे टकरा जाता। मिस वेंस, अगला सीन एक एक्स के साथ पुनर्मिलन का है। आपको जुदाई की तड़प और अनिच्छा दिखानी होगी। क्लोई ने धीरे से उपहास उड़ाया। तड़प? मुझे ऐसा नहीं लगता। वह एक एक्स बॉयफ्रेंड है। तड़पने जैसा क्या है? उनकी आवाज़ हमेशा की तरह ठंडी और उदासीन थी। जब हम 18 के थे तो वह मुझे रेन पुकारने के लिए उसी आवाज़ का इस्तेमाल करती थी, कभी कोमलता से तो कभी तीखेपन से। मेरे पीछे चर्चा जारी रही। मैं समझ नहीं सका कि असिस्टेंट डायरेक्टर ने क्या कहा, लेकिन क्लोई की बेरुखी से भरी आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। मैं अपने एक्स को बहुत पहले भूल चुकी हूँ। मैं दोबारा पुरानी चीज़ों को अपनाने वाली इंसान नहीं हूँ। उस एक्स के रूप में जिसके पास वह वापस जाने वाली थी, मेरा खुद को प्रकट करने का कोई इरादा नहीं था। एक बार फिल्म की शूटिंग पूरी हो जाने के बाद हम अपने अलग अलग रास्तों पर चले जाते। जैसे ही मैं ये सोच रहा था, एक सहकर्मी ने अचानक मेरा नाम पुकारा। रेन, क्या तुम्हें प्रॉप मिला? मेरे पीछे सब कुछ शांत हो गया। मैंने प्रॉप पकड़ा और जल्दी से चला गया। क्लोई ने पीछा नहीं किया। शायद उसने सुना नहीं था, या शायद उसने सुना था और बस परवाह नहीं की। स्टूडियो सेट करते समय मैंने अपने सहकर्मी से कहा, हे, अब से मुझे ईतन पुकारना रेन नहीं। क्यों? रेन एक कूल नाम है। ईतन बस अधिक प्रोफेशनल लगता है, मैंने कहा। वह हंसा और उसने मेरे बहाने को मान लिया। असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में यह मेरी पहली फिल्म थी। मैं क्रू में शामिल होने से पहले ही जानता था कि फीमेल लीड क्लो वैंस थी। वह पूरे फिल्म इंडस्ट्री के आधे संसाधनों को अपनी उंगलियों पर रखने वाली हॉलीवुड रॉयल्टी थी। और इसके अलावा वह एक सचमुच अच्छी एक्ट्रेस थी जिन्होंने 25 की उम्र में एक ऑस्कर जीता था। दुर्भाग्य से मेरे लिए मैं उनका पहला प्यार था। मैंने काम लेने के बारे में संकोच किया था, लेकिन आखिर में मैं इतने बेहतरीन अवसर को छोड़ नहीं सका। मैंने खुद से कसम खाई कि मैं बिल्कुल भी उसे मुझे पहचानने नहीं दे सकता, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। 7 साल पहले हमारा ब्रेकअप शालीन बिल्कुल नहीं। उस लेटर में जो मैंने लिखा था, मैं शुरू से जानता था कि तुम हॉलीवुड रॉयल्टी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं केवल तुम्हारे परिवार की गंदगी खोदने के लिए तुम्हारे करीब आया था। सच्चाई यह है कि मुझे आवारा लोग पसंद नहीं है। मुझे मीठी सौम्य लड़कियां पसंद हैं। चलो अब एक दूसरे से दोबारा न मिले। शब्द जितने क्रूर थे, मैं उतना ही दयनीय होकर भागा था। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि वह लेटर पढ़ने के बाद क्लो को कैसा लगा होगा, लेकिन वह बदला लेने वाली इंसान थी। और अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो मेरे करियर को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता था। क्लो वांस स्क्रीन की तुलना में असलियत में कहीं अधिक सुंदर हैं। वह जीन्स बेजोड़ है। खैर, सोचो कि उनके माता पिता कौन है। पूर्व ऑस्कर विजेता। एक साधारण दिन में भी वह अधिकांश लोगों से बेहतर दिखने वाली हैं। लेकिन मुझे उनका वाइब पसंद है, बहुत शालीन और सभ्य। वह हाई स्कूल में प्रॉम क्वीन रही होंगी, सही ना? मेरा दम लगभग घुट गया। क्लोई एक प्रॉम क्वीन? पूरी तरह गलत। न केवल वह प्रॉम क्वीन नहीं थी, बल्कि वह सख्त लड़की थी जिससे हर कोई डरता था। मैं पहली बार उसे देखने की बात कभी नहीं भूलूंगा। मूसलाधार बारिश हो रही थी और लोग सड़क पर तेजी से भाग रहे थे, लेकिन वह फुटपाथ के किनारे बिना हिले डुले बैठी थी, मानो मर चुकी हो। जब तक मैं करीब नहीं आया, उसने ऊपर देखा तक नहीं। और जब उसने देखा तो उसकी टोन क्रूर थी, दफा हो जाओ। लेकिन मैं दफा नहीं हुआ। इसके बजाय मैंने उसके सिर पर अपना छाता लगा दिया। वह क्लोई और मेरी शुरुआत। मैंने अपना सिर हिलाया, यादों को दूर धकेलने की कोशिश करते हुए। स्टूडियो बहुत शोरगुल वाला था, इसलिए मैं कुछ शांति के लिए सीढ़ियों की तरफ भागा। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा धक्का देकर खोला, मैंने अंधेरे में क्लोई को वहां खड़े देखा। उसने मेरी तरफ ठंडी नजरों से देखा, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह पहले देख। सीढ़ियां अंधेरी और शांत थीं। मैंने अपना सिर झुकाया और जाने लगा, लेकिन क्लोई ने मुझे रोक दिया। यहाँ तुम्हारा क्या काम है? असिस्टेंट डायरेक्टर, ग्रेजुएशन के तुरंत बाद डायरेक्टर जंग का एडी बनना, ये काफ़ी प्रभावशाली है। थैंक यू मिस वैंस। तुम्हारी उम्र क्या है? 25। उसने एक सॉफ्ट आलसी हंसी हंस दी। हम एक ही उम्र के हैं और तुम मुझे एमिस पुकार रहे हो। फर्स्ट एडी तुम्हें मिस वैंस पुकारता है और वह 43 का है, तो इसे दोबारा कहो। मैंने खुद को बोलने के लिए मजबूर किया। मिस वैंस, अंधेरे में मैं क्लो का चेहरा साफ नहीं देख सका, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई हो। यह एक ठंडी भावनाहीन मुस्कान थी जिसने मेरी रीढ़ में एक सिहरन पैदा कर दी। फिर भी मैंने उम्मीद की एक किरण बनाए रखी। वह निश्चित रूप से मुझे पहचान नहीं सकती थी। 7 साल पहले की तुलना में मैं पूरी तरह से एक अलग इंसान था। मैं एक दुबले पतले पीले चेहरे वाले बच्चे से एक ऐसे इंसान में बदल गया था जिसे लोग हैंडसम कह सकते हैं। यहाँ तक कि मेरे अपने रिश्तेदार भी मुझे बमुश्किल पहचान पाते थे। उसे इस अंधेरे में छोड़ो। आपको आराम करना चाहिए मिस वैंस, मैं वापस जा रहा हूँ। रुको, उसने मुझे फिर से रोक दिया। तुम्हारा नाम क्या है? ईथन फोर्ड। क्या तुमने कभी किसी दूसरे नाम का इस्तेमाल किया है? नहीं। क्लोई शांत हो गई और मेरी त्वचा पर ठंडा पसीना आ गया। मेरा पुराना उपनाम रेन था। उसने मुझसे झूठ बोला था और अब मैं उससे झूठ बोल रहा था।
मुझे लगा कि इसने हमें बराबर कर दिया। हाई स्कूल के फर्स्ट ईयर के बाद गर्मियों के दौरान मुझे एक सड़क के कोने पर के हलो मिली। उसने मुझसे कहा कि उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है और कोई परिवार नहीं है। मैंने उस पर विश्वास किया। मैंने सोचा कि वह बिल्कुल मेरी तरह थी, एक गरीब बच्चा जिसे कोई नहीं चाहता था। जब मैं छोटा था, मेरे माता पिता का तलाक हो गया, दोनों ने दोबारा शादी कर ली और दोनों के नए बेटे हुए। उनमें से कोई भी मुझे नहीं चाहता था, इसलिए मुझे मेरी आंटी के बेसमेंट में रहने के लिए भेज दिया गया। मैंने कम उम्र से ही आज्ञाकारी होना सीख लिया था, क्योंकि अच्छा होने का मतलब कम से कम यह था कि मुझे खाना मिलेगा। क्लोई और मैं पूरी तरह से विपरीत थे। मैं अंतर्मुखी और शांत था, केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करता था। हमारे सोफोमोर ईयर में हम एक ही क्लास में थे। कोई नहीं जानता था कि उसका परिवार क्या करता है। यहाँ तक कि ऐसी अफवाहें भी थीं कि वह एक अनाथ है जिसका स्कूल में कोई घर नहीं है। हम अजनबियों की तरह थे। कोई नहीं जानता था कि हर रात क्लोई मेरे बेसमेंट की खिड़की खटखटाती थी। मैंने उसके सोने के लिए फर्श पर एक छोटी सी जगह साफ की थी। वह अगली सुबह हमेशा मेरी आंटी के परिवार के जागने से पहले जल्दी निकल जाती थी, मानो वह कभी वहां थी ही नहीं। क्लोई अक्सर क्लास छोड़ देती थी और हमेशा चोटिल दिख। हर बार जब मैं उसके घावों का इलाज करता था तो वह शिकायत करती थी, रेन क्या तुम थोड़े और कोमल हो सकते हो? बस मुझे रेन पुकारो। ओके रेन। लेकिन क्या तुम प्लीज और कोमल हो सकते हो? रेन मेरी स्वर्गीय दादी द्वारा मुझे दिया गया मेरा उपनाम। मुझे यह मेरे पूरे नाम से कहीं अधिक पसंद था, क्योंकि क्लोई हमेशा मेरे फर्श पर सोती थी। मुझे अवचेतन रूप से लगा कि वह मुझसे भी अधिक दयनीय थी। इससे एक और मुगालता पैदा हुआ। जब किसी टीचर ने मुझे टेक्स्ट बुक भूलने के लिए टोका, तो सीहलो क्लास के पीछे से आगे की तरफ आती और अपनी बुक मेरे डेस्क पर फेंक देती। मेरा विकास देर से हुआ था और मैं दूसरे लड़कों की तुलना में छोटा था, इसलिए दूसरी क्लासेस के बच्चे अक्सर मुझे परेशान करते थे। जब भी मैं अपना बचाव करने के लिए बहुत घबरा जाता, तो किहलो मेरे सामने आ खड़ी होती और घोषणा करती, वह मेरे साथ है। मैंने गलती से सोचा कि हम एक जैसी आत्माएं थे। बाद में ही मुझे समझ में आया कि कोई एक जैसी आत्माएं नहीं थी। क्लॉ अनगिनत संपत्तियों और स्पोर्ट्स कारों वाली हॉलीवुड रॉयल्टी थी। उसके एक सिंगल जूते की कीमत एक सीजन के मेरे पूरे वार्डरोब से कहीं अधिक थी। वह अपने परिवार को गुस्सा दिलाने के लिए बस मेरा इस्तेमाल कर रही थी। मुझे कब पता चला? यह शायद वही दिन था जब LEMHI सामने आया। मेरे विचार रुक गए। स्टूडियो में वापस आकर मेरे हाथ में एक बोबा टी थमा दी गई। लियम हेइस फिर से सेट पर आ रहा है। उसने हर किसी के लिए बोबा खरीदा है। देखो, हैंडसम अमीर लड़का और ऑस्कर विजेता साथ खड़े हैं। वे एक परफेक्ट मैच हैं। मैंने उनकी तरफ देखा। क्लो ने अपना सिर झुकाया हुआ था। लियम की बातें सुन रही थी। हर किसी की तरह मैं भी उस बिल्कुल परफेक्ट सीन से अपनी आंखें नहीं हटा सका। अचानक मानो मेरी नज़र का एहसास करके क्लो ने मेरी दिशा में देखा। मैंने तुरंत नीचे देखा। जब मैंने दोबारा ऊपर देखा तो वह अब मेरी तरफ नहीं देख रही थी। यह निश्चित रूप से मेरी कल्पना रही होगी। क्लोई, शूटिंग पूरी होने के बाद फैशन वीक के लिए मेरे साथ पेरिस चलो। उसकी आवाज़ का लहजा बिल्कुल वैसा ही था जैसा 7 साल पहले हुआ करता था, और मैं विचारों में खोए बिना नहीं रह सका। हाई स्कूल में क्लोई और मैंने पूरी तरह से एक प्लेटोनिक दोस्ती बनाए रखी। हमारे एसएटीज के बाद की गर्मियों तक हम साथ नहीं आए थे। क्लोई कभी स्नेही नहीं थी, न ही उसने मुझे दूर धकेला, लेकिन वह फिर भी एक भी कोमल शब्द कहने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सकी। कुछ मायनों में हालांकि वह एक अच्छी गर्ल फ्रेंड थी। वह विचारशील थी और हमेशा सुनिश्चित करती थी कि मैं अपना सम्मान न खोऊं। क्लोई ने कभी अपने दोस्तों से मेरा परिचय नहीं कराया। एक बार मैं उसे सरप्राइज देने के लिए एक पूल हॉल में गया था, लेकिन उसका चेहरा सख्त हो गया और उसने चिढ़कर कहा, अब यहाँ मत आना। मैंने उस समय इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, बस ये मान लिया कि यह उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा था। वह तब तक था जब तक एलिया मेचेस सामने नहीं आया। वह एक परफेक्ट हेयर कट के साथ एक महंगे सूट में था। मेरी दुनिया में बिजली की कौन की तरह दिखाई दिया। क्लोई, तुम इस जैसी जगह पर क्या कर रही हो? मैंने अभी अभी एक नई फरारी खरीदी है। चलो एक चक्कर लगा कर आते हैं। फरारी शब्द से मेरा जबड़ा लगभग गिर गया। लियम ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें भ्रम से चौड़ी थीं। क्लोई, यह लड़का कौन है? हेलो, मैं क्लो का बॉयफ्रेंड हूँ। क्या तुम मजाक कर रहे हो? ऐसा कोई तरीका नहीं है कि क्लो तुम्हें पसंद करेगी। मैं उसका फ्यूचर बॉयफ्रेंड हूँ। हमारे परिवारों के बीच एक अरेंजमेंट है। कौन कहता है? क्लो का चेहरा काला पड़ गया, क्योंकि उसने लियम को दरवाजे से बाहर धकेल दिया। उसकी आवाज़ दृढ़ थी। मैंने कभी उसके साथ किसी अरेंजमेंट पर सहमति नहीं दी। उसकी व्याख्या कमज़ोर लगी। बाद में क्लो के माता पिता ने मुझसे संपर्क किया। तभी मुझे पता चला कि वह सिर्फ हॉलीवुड रॉयल्टी नहीं, उसका परिवार व्यावहारिक रूप से आधे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को कंट्रोल करता था। क्लोई का अपने माता पिता के साथ खराब रिश्ता था। उसने जानबूझकर एक प्राइवेट एकेडमी से पब्लिक हाई स्कूल में ट्रांसफ़र लिया था और घर जाने से मना कर दिया था। उसके माता पिता हमेशा बाहर रहते थे और उस पर बहुत कम ध्यान देते थे। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि वह क्या कर रही है। उस दिन हमारी बातचीत के अंत में उसके पिता ने मुझसे कहा, ईथन, शायद तुम यह नहीं जानते, लेकिन खोलो बहुत विद्रोही है। वह तुम्हें सचमुच पसंद करने के कारण नहीं, बल्कि हमें जानबूझकर गुस्सा दिलाने के लिए तुम्हारे साथ है। उसने पहले भी ऐसा किया है। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, तो बस देखो कि वह लियम के साथ कैसी है। वह उससे प्यार करती है, लेकिन चूंकि वे साथ बड़े हुए हैं, इसलिए उसने अभी तक अपनी भावनाओं को महसूस नहीं किया है। इतन, तुम और वह अलग अलग दुनिया से हो। बाद में मुझे एहसास हुआ कि उसके पिता झूठ नहीं बोल रहे थे। हालांकि वह हमेशा लियम के बारे में शिकायत करती थी, लेकिन क्लो उसके साथ बेहद धैर्यवान थी। एक बार लियम मुझे गरीब होने के लिए चिढ़ा रहा था।
लेकिन जैसे ही क्लोई दिखाई दी, उसका एक्सप्रेशन संकट में बदलने जैसा हो गया। क्लोई, रेन ने अभी मुझे मारने की धमकी दी। रेन, मैंने तुम्हें उससे उलझने से मना किया था। उसी पल मैं समझ गया। ऐसा नहीं था कि वह एक ऐसा फूल थी जो खिल नहीं सकती थी, बस वह मेरे लिए नहीं खिलती थी। अगस्त के अंत में मैंने उसके माता पिता का ऑफर स्वीकार कर लिया। वे विदेश में मेरी पढ़ाई का खर्च उठाएंगे। मेरे जैसे इंसान के लिए यह शायद इकलौता मौका था जो मुझे कभी मिल पाता। जिस दिन मैं गया, मैंने क्लो से कहा कि मैं कुछ चॉकलेट खरीदने बाहर जा रहा हूँ। क्लोई ने हमेशा की तरह अपना वॉलेट निकाला। सबसे महंगी वाली लाना। मैंने इसे नहीं लिया, मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। मैं बस अभी वापस आता हूँ। ओके, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। और फिर मैं कभी वापस नहीं आया। उसके माता पिता के निर्देशों के अनुसार मैंने उसकी किसी भी उम्मीद को पूरी तरह से खत्म करने के लिए पीछे एक क्रूर ब्रेकअप लेटर छोड़ दिया। शरद ऋतु के आगमन के साथ हमारा 3 महीने लंबा पहला प्यार चुपचाप मुरझा गया। मैंने अपना नाम बदल लिया और अपने हाई स्कूल के क्लासमेट से सारा संपर्क काट दिया। मैं उस समय काफ़ी अदृश्य हुआ करता था, सिवाय इसके जब मुझे बुली किया जाता था। मैंने कड़ी मेहनत से मिले पढ़ाई के अवसर को संजोया और वर्कआउट करना तथा अच्छे कपड़े पहनना सीखा, नए नाम और एक नए लुक के साथ। उसके माता पिता द्वारा मेरे ट्रैक छिपाने के जानबूझकर किए गए प्रयासों के साथ मिलकर क्लो के लिए मुझे ढूंढने का कोई तरीका नहीं था। उसकी आंखों में मैं शायद मर चुका था, लेकिन मैंने उसके बारे में बहुत कुछ सुना। मेरे जाने के बाद उसने कॉलेजों में दोबारा अप्लाई करने के लिए एक गैप ईयर लेने का फैसला किया और एनयू के टिस स्कूल ऑफ द आर्ट्स में एडमिशन ले लिया। डेब्यू करने के बाद उनका एक्टिंग करियर सुचारू रूप से चल पड़ा। कैमरे के सामने वह सौम्य और शालीन थी। उनकी दिलकश मुस्कान फैंस के दिलों को जीत रही थी। उस लड़की का कोई नामो निशान नहीं था जिसे मैं कभी जानता था। मैंने सोचा कि लोग बदल जाते हैं, मैं भी बदल गया था। एक लंबे दिन के अंत में मेरा शरीर थकान से टूट रहा था, लेकिन मेरे सहकर्मी एनर्जी से भरे थे। वाह, यह शॉट शानदार है। यह क्या है? क्लोवैंस की एक नई कैंडिड फोटो ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है। मैं देखने के लिए करीब झुका। एक सिंगल कैंडिड फोटो ने एक बड़ी चर्चा छेड़ दी थी। यह उस सीन से है जहां वह अपने एक्स से टकराती है। उसकी आंखों का एक्सप्रेशन देखो, यह अविश्वसनीय है। खलोए कैरेक्टर में जान फूंक देती हैं। फोटो में खलोए सीधे आगे देख रही थी, लेकिन उनकी आंखें एक जंगली लाल लपट से जल रही थी, जिसने मेरे दिल की धड़कन रोक दी। वह फ्रेम के किनारे पर धुंधली आकृति थी जो ठीक उनकी नज़र के सामने थी, वह मैं था। अगले दिन शूटिंग जारी रही। मेल लीड का एक्सीडेंट हो गया था और उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा। यह दोनों लीड्स के बीच एक महत्वपूर्ण सीन था और देरी एक बड़ी समस्या थी। डायरेक्टर चिंतित थे और उन्होंने पहले क्लो के शॉर्ट्स फिल्म करने के लिए एक स्टैंड इन खोजने का फैसला किया। क्लोई ने स्टैंड इन खुद चुनने पर जोर दिया। मैं भीड़ के बिल्कुल किनारे पर खड़ा था, लेकिन उनकी नज़र सीधे मुझ पर आ टिकी। डायरेक्टर ने कोई आपत्ति नहीं की और मुझसे जल्दी से लीड एक्टर की कॉस्ट्यूम बदलने का आग्रह किया। मुझे केवल अपनी पीठ दिखानी थी, लेकिन मेकअप आर्टिस्ट ने फिर भी किसी भी निरंतरता की त्रुटियों से बचने के लिए मेरा चेहरा तैयार किया। जब मैं क्लोए के सामने खड़ा हुआ, तो ऐसा लगा मानो वह एक सेकंड के लिए खो गई। क्लोए ने मुझसे पूछा, क्या तुम नर्वस हो? पहले कभी एक्टिंग नहीं की। तुम्हें एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, बस सुनो, उसने कहा और एक ठहराव के बाद उसने जोड़ा, रिलैक्स। अगर तुम टेंस रहोगे तो तुम्हारा शरीर अकड़ जाएगा और यह कैमरे पर अप्राकृतिक दिखेगा। ओके, मैं शांत होने के लिए एक गहरी सांस ले सकता हूँ। थैंक यू मिस वैंस। एक पल में क्या मुझ पर होगा, तुम्हें बस मेरी लाइन सुननी है। और एक और बात, क्लोई कहते कहते रुक गई। मैंने ऊपर उसकी तरफ देखा। क्या बात है? मेरी चॉकलेट कहाँ है? उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए पूछा। उनकी आंखों में एक दीवानी तीव्रता थी, जो उतनी ही भयंकर थी जितनी सालों पहले हुआ करती थी। उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। रेन, 7 साल हो चुके हैं। अब तक तो तुम्हारे पास इसे खरीदने के लिए पर्याप्त समय मिल चुका था, सही ना? मैं तो खत्म हो गया, यही मेरा पहला विचार था। क्लोई निश्चित रूप से मुझे बहुत पहले ही पहचान चुकी थी। संयोग से यह सीन काफी लंबे अलगाव के बाद फीमेल लीड का मेल लीड के प्रति एक दिली कॉन्फेशन। एक पल के लिए मैं स्तब्ध रह गया, ये सोचते हुए कि क्या ये वही शब्द थे जो वह मुझे कहना चाहती थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? असली क्लोई ने तो मुझसे कभी कोई रोमांटिक बात नहीं कही थी। शॉट पूरा होने के बाद डायरेक्टर ने मुझे थम्स अप दिया। ईथन, इस काम में तुम्हारा सचमुच का टैलेंट, तुम्हारा अभी दिया हुआ एक्सप्रेशन एकदम स्पॉट ऑन था। क्या ऐसा संभव था कि हम दोनों बस अपने ही किरदारों को जी रहे थे? अगले कुछ सीन्स के लिए क्लोए ने विशेष रूप से रिक्वेस्ट की थी कि मैं ही उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहूं। मेरा सिर घूम रहा था। क्लोए का इतना अधिक प्रभाव था कि डायरेक्टर भी उसका विरोध नहीं कर सकते थे, इस पल मुझे निर्देश देते हुए। बदले के अलावा यह और क्या हो सकता था? मैं एक प्रोडक्शन असिस्टेंट से उसके पर्सनल असिस्टेंट डायरेक्टर पद पर प्रमोट हो गया था, जिसका मतलब था दिन में 18 घंटे बस उसके इर्द गिर्द ही घूमते रहना। लेकिन मेरी जिम्मेदारी सिर्फ इतने तक ही सीमित नहीं। उदाहरण के लिए, जब क्रू को भारी प्रॉप्स हटाने की जरूरत होती, मैं अपनी आस्तीन चढ़ाना शुरू ही करता कि क्लोए मुझे पकड़ लेती और कहती, जाओ मेरे लिए एक बोबा टी लेकर आओ। यह सिर्फ बोबा टी नहीं था, वह 1 टन स्नैक्स भी ऑर्डर करती। डिलीवरी सर्विस थी, लेकिन वह जिद करती थी कि मैं व्यक्तिगत रूप से जाकर उन्हें लेकर आऊं। सच कहें तो मेरे सहकर्मी इस बात से जलते थे कि मुझे बाहर घूमने के लिए पैसे मिल रहे हैं, लेकिन मैं जब स्नैक्स लेकर लौटता, क्लो अपनी भूख खो चुकी होती। क्लो के अंडर इस तरह एक हफ्ता काम करने के बाद मैंने वास्तव में थोड़ा वजन बढ़ा लिया था। समय के साथ मेरे सहकर्मी भी उत्सुक हो उठे थे।
क्या तुम्हें लगता है कि वह जानबूझकर तुम्हारे लिए ये सब स्नैक्स खरीद रही है? असंभव। लेकिन वह तुम्हारे प्रति सचमुच बहुत लीनियंट है। क्लोई अपने सख्त स्वभाव के लिए जानी जाती है और उसकी कंपनी इस फिल्म में एक इन्वेस्टर है। उसने बाकी सभी एडी को डांटा है, लेकिन उसने तुम पर एक बार भी चिल्लाया नहीं है। यह सच नहीं है। मैं बस खुश हूं कि वह मुझ पर अत्याचार नहीं कर रही है। मैंने सीधे इनकार कर दिया। सेठ की यह गॉसिप आखिरकार लियम हेइस के कानों तक पहुंची। वह मेरा सामना करने के लिए दौड़ कर आया। तो तुम ही क्लो के नए असिस्टेंट हो। मैं उसे सुधारे बिना नहीं रह सका। असिस्टेंट डायरेक्टर, तुम इतने कम उम्र के हो। क्या तुम सचमुच यह काम संभाल पाओगे? मिस्टर हेइस, प्लीज बुक को उसके कवर से मत आंकिए। लियम काफी देर तक मेरी तरफ देखता रहा। क्या मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है? तुम्हारी शायद कोई गलत फहमी हो रही है। अमीर लड़के के साथ पुरानी यादें ताज़ा करने का मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था और मैं अपने काम का शेड्यूल व्यवस्थित करने वापस चला गया। लियम ने नाक सिकोड़ी। मैंने तुम्हारे जैसे बहुत से क्रू मेंबर्स देखे हैं। यह मत सोचो कि क्लो तुम्हें थोड़ा ध्यान दे रही है तो तुम्हारे पास ऊपर चढ़ने का चांस है। मैं तुम्हें अपनी जगह पर रहने की सलाह दूंगा, वरना तुम्हारा दिल टूटकर चूर हो जाएगा। तुम क्या कह रहे हो? तुम कुछ हद तक क्लो के पुराने बॉयफ्रेंड की तरह दिखते हो। लियम ने यह कहा और फिर मेरे रिएक्शन के लिए वेट करने लगा। वह शायद उम्मीद कर रहा था कि मैं चौंक जाऊंगा या परेशान हो जाऊंगा, लेकिन मैं बस भ्रमित होकर उसकी तरफ देखने लगा। और वह तुम्हें यह रोल सिर्फ इसलिए दे रही है क्योंकि वह तुम्हें एक सब्स्टिट्यूट के रूप में इस्तेमाल कर रही है। वह तुम्हें सचमुच कीमती समझती है, इसलिए नहीं। क्लोई उस लड़के से नफरत करती है, इसलिए ज़्यादा घमंड मत करो। मैंने अपना काम नीचे रखा और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। वह अगर उससे इतनी ही नफरत करती है तो भला एक सब्स्टिट्यूट क्यों ढूंढेगी? यह तो विरोधाभासी लग रहा है। लियम निरुत्तर हो गया। उसके जाने के बाद मेरा मन शांत होना नहीं चाह रहा। क्लोई मुझसे नफरत करती थी। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही था। उस रात क्लोई ने अचानक मुझे एक आई मैसेज भेजकर कुछ दवाइयां लेकर आने को कहा। लीड एक्ट्रेस को कभी नाराज न करने की पॉलिसी फॉलो करते हुए मैं दवाइयां खरीदकर उसके रूम में ले गया। मैंने सोचा था कि वह बस मेरे साथ मजे ले रही है, लेकिन वह सचमुच बीमार थी और उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। क्या बात है? पेट में दर्द? तुम्हारा असिस्टेंट कहाँ है? वह शहर गई है और समय पर वापस नहीं आ पा रही है। वह अजीब था। क्लो को पहले कभी पेट की समस्या नहीं थी। तुम्हारे पेट को क्या हुआ है? मैंने अपने गैप ईयर के दौरान ठीक से खाना पीना नहीं किया था। तुमने क्यों नहीं खाया? किसी ने मेरे लिए कोई खाना बचाकर नहीं रखा था। उसने आधी खुली आंखों से मेरी तरफ देखा। इसने मुझे याद दिलाया कि वह जब मेरे फर्श पर सोती थी, मैं हमेशा अपने डिनर का एक हिस्सा उसके लिए बचाकर रखता था। मेरा होमवर्क खत्म होने के बीच वह आखिरी निवाले तक खा लेती थी। कैफेटेरिया का खाना बहुत बकवास था, वह कहती थी। वही पुरानी जेदी एटीट्यूड। मैंने उसकी टेबल पर गर्म खाने का एक बड़ा अरेंजमेंट नोटिस किया। यह अभी अभी आया है, लेकिन मेरा पेट इतना अधिक दर्द कर रहा है कि खा नहीं सकती। कितना वेस्टेज है। क्रू के बॉक्स मिल्स खाकर मेरा दिमाग पक गया है। मैं बुदबुदाया। तो फिर तुम ही इसे खा लो, उसने सहजता से कहा। इसे छोड़ना वेस्टेज है। तुम अगर नहीं खाओगे तो इसे मेरे लिए फेंक देना। मैंने एक जोड़ी डिस्पोजेबल चॉपस्टिक्स अलग की और टेबल पर बैठ गया। मैंने चुपचाप खाया और रूम एकदम शांत था। मैंने सोचा था क्लोज हो चुकी है, लेकिन मैं जब मुड़ा वह अपने चेहरे पर एक मुस्कान लिए मेरी तरफ देख रही थी। हमारी आंखें मिलते ही उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसकी जगह वही जाना पहचाना लुका गया, मानो पूरी दुनिया ने उसके साथ गलत किया हो। वह बिल्कुल नहीं बदली। हम अपनी जानी पहचानी खामोशी में बैठ गए, एक शब्द भी कहे बिना। मेरे जाने के ठीक पल क्लोए अचानक बोली, लियम और मेरे बीच कुछ नहीं चल रहा है, कभी नहीं था, अभी भी नहीं है और कभी होगा भी नहीं। मैंने शालीनता से सिर हिलाया। लेकिन मिस वेंस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। उस सेंटेंस ने कुछ दिनों के लिए उसका मूड खराब कर दिया था। मेरा इसमें कुछ जाता नहीं था। शूटिंग लगभग खत्म ही होने वाली थी, लेकिन रैप अप करने से कुछ दिन पहले एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया। एक हवादार दिन में हम एक नाव पर सीन शूट कर रहे थे। साउंड मिक्सर को वॉशरूम जाना पड़ा था, इसलिए मैंने उसकी जिम्मेदारी लेकर डेक के किनारे खड़े होकर एक बूम माइक पकड़ा था जो मुझसे भी लंबा था। मैं थोड़ा असंतुलित था, इधर-उधर डोल रहा था। हवा का एक जोरदार थपेड़ा आया। मैंने अपना संतुलन खो दिया और नाव से गिर गया। मेरे नीचे एक लेक थी, लेकिन मैं तैरना नहीं जानता था। उस अफरा-तफरी के बीच मैंने एक हताश चीख सुनी। आरेन, क्लोए मेरे ठीक पीछे कूद पड़ी थी। उसने मुझे कसकर गले लगा लिया था, मानो वह कभी नहीं छोड़ेगी। इसके बाद मुझे और कुछ याद नहीं रहा। मैं एक अजनबी रूम में जागा। नाइट स्टैंड पर एक हाथ से लिखा हुआ नोट था। यह मेरा घर है, स्टूडियो से ज़्यादा दूर नहीं है। मैंने तुम्हारी बीमारी की छुट्टी बता दी है, इसलिए कुछ दिन आराम करो। तुम्हें अगर कपड़े बदलने की ज़रूरत हो तो वॉक इन क्लोजेट में कुछ नए पुरुषों के कपड़े रखे हैं। हाथों की लिखावट निश्चित रूप से क्लो की ही थी। बहुत एक्टर्स की प्रोडक्शन स्टूडियो के पास प्रॉपर्टी होती है, और क्लो भी अपवाद नहीं थी। मैंने टैबलॉइड्स में पढ़ा था कि वह ज़्यादातर समय यहीं रहती थी। घर एकदम परफेक्ट था। मैं क्लोजेट में गया और पहली चीज़ जो मेरी आंखों के सामने आई वह थी एक काली छता। यह वही छता थी जो मैंने इतने साल पहले उसके सिर पर पकड़ी थी। यह पुरानी और सस्ती थी, लेकिन यह उसके क्लोजेट के एकदम सेंटर में रखी हुई थी। मुझे अचानक उस जादुई बारिश के दिन की याद आ गई जब मैंने उस छते का इस्तेमाल करके उसे तूफान से बचाया। क्लोई मुझे बार बार दूर हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता कहाँ से इतनी हिम्मत मिली कि उसकी हस्ती गुटाई और उसके घाव चेक किए। वह मानो गाली देना चाहती थी, लेकिन उसने दबा लिया। यह बहुत ज़्यादा खराब नहीं है।
तुम्हें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ वेट करो, मैं दवा खरीदने जा रहा हूँ। मैं जल्दी लौटूंगा। उसने मेरे हाथ में छता थमा दी। बस जाओ। 10 मिनट बाद मैं दवा और कुछ खाना खरीद कर लौटा। बारिश ने मुझे पूरी तरह भिगो दिया था। वह बस खामोशी से मेरी तरफ देखती रही। उस दिन से क्लोई ने मुझे और कभी कोई कड़ा शब्द नहीं बोला। मुझे बाद में पता चला था कि वह कितनी हैरान रह गई थी। उसकी ज़िंदगी में पहले कोई कभी दूर जाकर दोबारा उसके लिए वापस नहीं आया था। मैं ही पहला था। मेरी यादों की गलियों से गुजरना खत्म हुआ। मुझे कपड़े मिल गए और मैं धीरे धीरे बदलने लगा। मैं अपनी शर्ट पहनने ही वाला था कि क्लोजेट का दरवाजा झटके से खुल गया। क्लोई और मैं एक दूसरे को देखकर बुरी तरह असहज हो गए। वह तेजी से पीछे हट गई। मेरे कपड़े पहनने के बाद उसने कहा, तुम इतने शांत थे, मुझे लगा तुम फिर से चले गए हो मर्सिडीज। इतनी आक्रामक मत बनो, मैंने जवाब दिया। क्लोई एक सेकंड के लिए ठिठक गई और उसके अंदर का सारा गुस्सा शांत हो गया। वे शब्द पहले जादू की तरह काम करते थे। जब भी क्लोई नाराज होती, मैं हल्के स्वर में कहता, इतनी आक्रामक मत बनो। मैं हैरान था कि यह अभी भी काम कर रहा है। मैंने तो तुम्हें अभी तक ब्लेम भी नहीं किया है। तुम क्यों बिना नॉक किए क्लोजेट में घुसी? मुझे नहीं पता था तुम अंदर हो, उसने कहा। उसका चेहरा लाल हो गया। मैंने कुछ नहीं देखा। तुम अगर परेशान हो तो मैं माफ़ी मांग सकता हूँ। मुझे अफसोस है, मैंने बहुत पहले ही डिस्कवर कर लिया था कि उसकी सख्त और जेदी पर्सनालिटी के बावजूद क्लो कुछ मामलों में आश्चर्यजनक रूप से मासूम थी। कोई बात नहीं, मैंने थककर बिना सोचे समझे कहा। ऐसा तो नहीं है कि तुमने इसे पहले नहीं देखा है। शब्द मेरे मुंह से निकलने के पल ही मैं समझ गया कि वे गलत थे। बिल्कुल जैसा सोचा गया था। क्लोई ने अपने होंठ भींच लिए और उस चेहरे से लेकर उसकी पूरी गर्दन तक एक शर्मीली लाल आभा फैल गई। मैंने सब्जेक्ट चेंज किया। क्या आज तुम्हारा कोई सीन नहीं है? मेरा आज का काम खत्म हो गया है। मैं कुछ दलिया बनाने जा रहा हूँ। तुम्हें थोड़ी देर बाद दवा खा लेनी चाहिए। लेक में गिरने की वजह से मुझे ठंड लग गई थी। क्लो जब दलिया लेकर आई, वह एक एप्रन पहने हुई थी। मैं देखे बिना नहीं रह सका। तुम एप्रन में बहुत सौम्य लग रही हो। तुमने क्या कहा? मैंने कहा। थैंक यू। क्लोई की आंखें चमक उठीं, लेकिन उसकी टोन अभी भी कड़क थी। इसे पूरा खत्म करो, खाना बर्बाद करना नहीं चलेगा। तुम और क्या खाना चाहते हो? मुझे लगता है मैं वह तुम्हारे लिए बना सकती हूँ। खुद को कष्ट मत दो। तुम्हें अपनी चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। कल सुबह मेरा कोई सीन नहीं है, इसलिए मैं आज रात सेट पर वापस नहीं जा रही हूँ। मेरे पास सामग्रियाँ व्यवस्थित रखने का समय है। इसके अलावा तुम आज रात यहीं सो रहे हो। मैं गेस्ट रूम में चली जाऊंगी। गेस्ट रूम में कोई एक्स्ट्रा बेडशीट्स नहीं है। तुम बीमार हो, इसलिए बेड पर रहो और चीज़ों को मुश्किल मत बनाओ। क्लोए ने फर्श की तरफ उंगली उठाई। हमेशा जैसा होता था, मैं फर्श पर ही सोऊंगी। आधी रात को मेरा बुखार फिर बढ़ गया। क्लोए बमुश्किल सो पाई थी। हर कुछ समय बाद मेरे माथे पर गीला तौलिया बदल रही थी। जब तुम्हें तेज बुखार होता है, तुम मतिभ्रम वाली चीज़ें देखने लगते हो। मेरी बेहोशी के बीच मैंने सोचा मैं फिर से उसी छोटे बेसमेंट में लौट आया हूँ। क्लो फर्श पर सोती थी। हमारे बीच कुछ फीट की एक सतर्क दूरी बनाए रखती थी, ताकि कोई शक पैदा न हो। एक छोटा टेबल हमें अलग रखता था। मैंने जब देखा, मैं केवल उसकी पतली पीठ देख सका। एक बार क्लोई बीमार पड़ गई थी, लेकिन उसने इसे छिपाने की कोशिश की थी। मैंने आधी रात को कुछ गड़बड़ी महसूस की थी और उसका माथा आग की तरह जलते देखा था। मैंने बुखार की कुछ दवाइयां ढूंढी थीं और एक ठंडे कपड़े से बार बार उसका चेहरा पोंछ दिया। उसने अचानक हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ पकड़ लिया था। कसकर पकड़े रही, मानो वह डर रही थी कि मैं चला जाऊंगा। केवल उसके सो जाने के बाद ही छोड़ा था। ग्रेजुएशन से पहले वही हमारा सबसे करीब आना था। अधिकांश समय हम अजनबियों की तरह थे। स्कूल के कॉरिडोर में बिना एक शब्द बोले एक दूसरे को पार कर जाते थे। मैंने रात एक बेहोशी के बीच बिताई। अगले दिन जब मैं जागा, क्लोई जा चुकी थी। कुछ रीशूट्स के लिए उसे सेट पर बुलाया गया था, लेकिन टेबल ताजे बने खाने से ढकी हुई थी। एकदम बीच में था एक चॉकलेट बार, सबसे महंगी वैरायटी का। मेरे खाने के बीच में कोई एक अंदर आया। मैंने सोचा वह क्लोई है, लेकिन वह एक ऐसी महिला थी जिसे मैं नहीं जानता था। हालांकि मुझे पहचान गया था। वह क्लोई की एजेंट और सबसे अच्छी दोस्त थी। एजेंट बस हक्का बक्का होकर मेरी तरफ देखती रही। ओह, मैंने अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की। मैं बस सेट का एक असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? आप मुझे बस रेन बुला सकते हैं। वह लगभग चौंक पड़ी। रेन, तुम वही रेन हो? वह अचानक समझकर मेरी तरफ देखने लगी। तुम ही तो फिर वही हो। क्या बात है? मेरी हैरानी देखकर वह बोलने लगी। क्लोई तुम्हें ढूंढते ढूंढते पागल हो गई थी। जब वह तुम्हें ढूंढ नहीं पाई, उसने पूरी तरह अपनी उम्मीद छोड़ दी थी। उसने खाना पीना या सोना बंद कर दिया था और एकदम गर्त में चली गई थी। अब जब उसने तुम्हें ढूंढ लिया है, वह आखिरकार शांति से रह पाएगी। 7 साल हो गए हैं। वह आखिरकार खुद को कष्ट देना बंद कर पाएगी। आप जरूर मजाक कर रही हैं। हमने सिर्फ 3 महीने डेट किया था। मैं इतना याद रखने लायक नहीं हो सकता था। तुम क्यों नहीं हो सकते? क्या तुम नहीं जानते, वह तुम्हारे लिए ही एक एक्ट्रेस बनी थी। अपने माता पिता की वजह से उसने पूरी जिंदगी इस प्रोफेशन से नफरत की है। उसका परिवार चाहता था वह एक चाइल्ड स्टार बने, लेकिन उसने मना कर दिया था। लेकिन तुम दोनों का ब्रेकअप होने के ठीक बाद उसने अचानक घोषणा कर दी कि वह एक एक्ट्रेस बनना चाहती है। उसने कहा था यह इसलिए क्योंकि तुम फिल्मों से प्यार करते थे, और वह अगर एक स्टार बन जाए तो वह सबसे ब्राइट, सबसे ऊंचे स्टेज पर खड़ी हो पाएगी, जहां तुम उसे देख सकोगे। मैं स्तब्ध रह गया। वह सच था। एक रात मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैंने उससे बात करना शुरू किया था। क्लोई, क्या तुम सोई हो नहीं? मैंने आज एक फिल्म देखी है, द शॉशैंक रिडेम्पशन।
वह कमाल की थी। इंटरेस्ट नहीं है। मैं भी किसी दिन फ़िल्म बनाना चाहता हूँ, लेकिन वह सचमुच बहुत महँगा है ना? अफ़सोस मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। फ़िल्म बनाने में इतने पैसे नहीं लगते। मैंने सोचा था वह नासमझ है और वह क्या कह रही है खुद नहीं जानती। इसलिए मैंने बात टाल दी थी। पता चला उसे सब कुछ याद था। एजेंट ने भावना के साथ गहरी सांस ली। तुम्हें जिंदगी भर याद रखने के लिए उसके सिर्फ 3 महीने लगे। उसी दोपहर क्लोवी वापस आ गई। उसने अपने एजेंट से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम रैप अप करने वाली हो, इसलिए मैं साफ सफाई करने आई थी। जहमत मत उठाओ, तुम जा सकती हो। इसके अलावा मैं कुछ समय के लिए ब्रेक ले रही हूँ। कोई भी नया प्रोजेक्ट शेड्यूल मत करना। एक लड़के के लिए अपने दोस्तों को छोड़ रही हो। क्या तुम्हें याद है जब तुम उसे ढूंढ नहीं पा रही थी, मेरे सामने फूट फूट कर रो रही थी? क्लोई ने अजीब तरह से उसे बीच में ही टोक दिया। मेरे भी बॉयफ्रेंड के सामने ऐसा मत कहो। मैंने उसे सुधारा। एक्स बॉयफ्रेंड, तुमने मुझसे कभी व्यक्तिगत रूप से ब्रेकअप नहीं किया, इसलिए यह मान्य नहीं है। मैंने एक लेटर लिखा था। वह सिर्फ एक लेटर। मैंने उसे पढ़ने के बाद फेंक दिया था। कौन जानता है कि वह तुमने खुद लिखा भी था या नहीं? तनाव बढ़ता देखकर एजेंट वहां से खिसक गई। क्या तुम्हें वह लेटर पढ़ते समय गुस्सा नहीं आया था? मैंने कहा था कि मैं तुम्हें एक्सपोज करने जा रहा हूँ। तुम्हारे पास इतनी हिम्मत नहीं है। इसके अलावा क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुमने ऐसा किया होता तो मैंने इसे खबरों में देख लिया होता? मैं अवाक रह गया। क्लो कुछ फल धोने चली गई और मैंने अपनी बात जारी रखी। एक ब्रेकअप के लिए केवल एक व्यक्ति की सहमति की आवश्यकता होती है। चाहे तुम इसे स्वीकार करो या न करो, हम बहुत पहले ही खत्म हो चुके हैं मर्सिडीज। क्लो का शरीर अकड़ गया। वह मेरा सामना करने के लिए मुड़ी। रेन, तो फिर मैं तुम्हारा पीछा करूंगी। इसका कोई फायदा नहीं है क्लोई। क्या तुम मुझसे नाराज हो? क्या इसलिए क्योंकि मैंने तुमसे झूठ बोला और तुम्हें अपने बैकग्राउंड के बारे में नहीं बताया? या इसलिए क्योंकि लियम और मैंने चीज़ों को साफ तौर पर नहीं समझाया? ये इन सभी चीज़ों की वजह से है और इनमें से किसी की वजह से भी नहीं है। खलो, हम अलग अलग दुनिया से हैं। चलो इसके लिए ज़बरदस्ती न। कमरा शांत हो गया। मैं नहीं जानता कि कितना समय बीत गया, लेकिन जब वह दोबारा बोली उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और वह दुखी लग रही थी। तो फिर मैं ज़बरदस्ती ही करूंगी। मैंने खलोए की बातों को दिल से नहीं लगाया। फिल्म का रैप अप होने के बाद मैं अपने गृहनगर वापस चला गया। मेरी आंटी का पुराना घर तोड़े जाने के लिए शेड्यूल किया गया था और उन्होंने मुझसे फर्नीचर साफ करने में मदद करने के लिए कहा था। भले ही उन्होंने हमेशा अपने बच्चों का पक्ष लिया था, लेकिन उन्होंने मुझे पाला था और मैं कृतघ्न होने वाला नहीं था। रास्ते में मैं अपने पुराने हाई स्कूल के पास से गुजरा। कैंपस को कुछ साल पहले रेनोवेट किया गया था और वह पूरी तरह से अलग दिख रहा। मैं कुछ देर गेट पर खड़ा रहा जब अचानक किसी ने मुझे आवाज़ दी, है ये तुम हो? तुम हो, मुझे याद आया। तुम मेरी ही उम्र की एक महिला जनरेटर के ऑफिस से बाहर आई। तुम इसी स्कूल में पढ़ते थे, सही ना? मुझे याद है तुम क्लोवैंस की ही क्लास में थे मर्सिडीज। मैंने सिर हिलाया। मैं पहले क्लोई के साथ झगड़ों में पड़ जाता था। वैसे तुम आज अकेले क्यों हो? क्लोई कहाँ है? क्या वह हमेशा तुम्हारे पीछे नहीं लगी रहती थी? मैं अवाक रह गया। मेरे पीछे? हाँ, हर दिन शाम की स्टडी हॉल के बाद कि क्लोई तुम्हारे पीछे चलती थी और तुम्हें घर जाते हुए देखती थी। तुम नहीं जानते थे। क्या यह सचमुच सच हो सकता था? मुझे विश्वास नहीं हुआ। महिला ने अपनी बात जारी रखी। उस समय जब हम लड़ रहे थे, उसने अचानक इसके बीच में ही युद्ध विराम की घोषणा कर दी, यह कहते हुए कि स्टडी हॉल खत्म हो गया है और उसे स्कूल वापस जाना है। मुझे उसका स्कूल वापस जाना अजीब लगा, इसलिए मैंने उसका पीछा किया। मैंने उसे गेट पर तब तक वेट करते देखा जब तक कि तुम बाहर नहीं आ गए। फिर वह तुम्हारे पीछे पीछे पूरे रास्ते घर तक गई और उसके बाद मेरे पास वापस आई। मुझे बाद में पता चला कि वह डरती थी कि उसके दुश्मन तुम्हारे पीछे आ जाएंगे, इसलिए वह सुनिश्चित करना चाहती थी कि तुम सेफ रहो मर्सिडीज। महिला कोने में एक गूलर के पेड़ की तरफ इशारा किया। वह ठीक वहीं खड़ी होकर तुम्हारा वेट करती थी। 17 साल की खलो को काले कपड़े पहनना बहुत पसंद था। वह हमेशा रात के सन्नाटे में घुल मिल जाती थी। जैसे ही हवा ने पत्तियों को सरसराया, मैं लगभग उसे वहां खड़ा देख सकता। मेरी आंटी ने मुझे जल्दी मचाने के लिए आवाज़ दी। जब मैं पहुंचा, वे बेसमेंट साफ कर रहे थे। वह बेड जिस पर मैं सोता था, वह डेस्क जिसका मैं इस्तेमाल करता था, वे सब बाहर ले जाए जा रहे थे। ईथन, मुझे कुछ मिला है, जल्दी आओ, वह चिल्लाई, फर्श के एक कोने की तरफ इशारा करते हुए। तुम्हारा नाम इस पर हर जगह खुदा हुआ है। वह वही लड़की थी, सही ना? वह जो मूवी स्टार बन गई मर्सिडीज। तुम्हें कैसे पता चला? ओह, वह मुझसे मिलने आई थी। वह कब था? क्या तुम्हें याद है? मुझे यहाँ एक बार कुछ मिला था और मैंने तुम्हें सचमुच की डांट पिलाई थी। तुम उस समय बहुत जिद्दी थे, मैं कसम खाती हूँ। तुमने सच बताने से इनकार कर दिया और जिद की कि यह तुम्हारा था। लेकिन मैं जानती थी कि तुम उस तरह के बच्चे नहीं थे मर्सिडीज। मेरी आंटी ने उस याद को प्यार से याद किया। जिस दिन मैंने तुम्हें डांटा था, वह लड़की खिड़की के ठीक बाहर थी। उसने सब कुछ देखा। बाद में उसने मुझे प्राइवेटली ढूंढा, मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गई और मुझसे भीख मांगी कि मैं तुम्हें ब्लेम न करूं मर्सिडीज। मैंने अपनी शर्ट के निचले हिस्से को भींच लिया। मेरी सांसें मेरे गले में ही अटक गईं। मैं डरती थी कि उसका कोई बुरा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए मैंने उसे यहाँ फर्श पर दोबारा सोने से मना कर दिया। तो ऐसा हुआ था। हमारे सोफोमोर ईयर के अंत के करीब क्लो ने यहाँ आना बंद कर दिया था। उसने मुझसे कहा था कि उसे रहने के लिए एक जगह मिल गई है, लेकिन सच्चाई यह थी कि वह बस मेरे लिए मुसीबतें खड़ी करने से डरती थी। फर्श पर खुदी हुई घिसी पिटी नक्काशी क्लो की खुद की बिना नींद वाली रातों की दास्तां बयां कर रही थी। उसने कभी एक शब्द नहीं कहा था, लेकिन अपने दिल में वह 1000 बार मेरा नाम पुकार रही।
तोड़े जाने से एक दिन पहले मैंने आखिरी बार स्कूल के गेट से अपनी आंटी के घर तक के जाने पहचाने रास्ते की दूरी नापी। वह छोटी सड़क घने गुलर के पेड़ों से ढकी हुई थी। रास्ते के अंत में मैंने बेसमेंट की वह छोटी खिड़की देखी। मानो किसी टेलीपैथी के जरिए मैंने अपना सिर घुमाया। सीहलो सड़क के उस पार एक फेस मास्क पहने खड़ी थी। 20 मिनट बाद हम उस पुराने डाइनर में बैठे थे जहां हम अक्सर जाया करते थे। शूटिंग खत्म होने के बाद से मैंने उसकी किसी भी कॉल का जवाब नहीं दिया था, लेकिन मुझे पता होना चाहिए था कि वह मुझे ढूंढ लेगी। डाइनर के बगल में वो पुराना पूल हॉल था। लोगों को अंदर आते जाते देखते हुए मुझे अचानक एक जवाब की जरूरत महसूस हुई। क्लोई, उस गर्मी में मैं तुम्हें यहाँ ढूंढने आया था। तुम इतनी चिड़ी हुई थी और तुमने मुझसे चले जाने को कहा था। क्या तुम जानती हो कि उसने मुझे कितना दुख पहुंचाया? क्लोई एक पल के लिए स्तब्ध दिखी। मैं चिड़ी हुई नहीं थी, मैं डरी हुई और चिंतित थी। वह पूल हॉल एक बुरी जगह थी, और जिन लोगों के साथ मैं उस दिन थी वे अच्छे लोग नहीं। वे लड़कियां मुझे फंसाने की कोशिश कर रही थीं, और जब तुम वहां दिखाई दिए तो मैं डर गई कि वे तुम्हें टारगेट कर लेंगी। क्लो ने सावधानी से समझाते हुए अपनी भौहें सिकोड़ी। मुझे खेद है, मैं इतनी घबराई हुई थी कि मैंने तुम्हें गलत संकेत दे दिए। ठीक तभी होस्ट ने हमारा नाम पुकारा। मैंने क्लो से रास्ते में पानी की एक बोतल लाने के लिए कहा। उस संक्षिप्त पल में जब वह जा चुकी थी, महिलाओं के ग्रुप ने मुझे घेर लिया। है हैंडसम, क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? क्या वह आपकी गर्लफ्रेंड थी? वह खाना खाने के लिए इस मास्क क्यों पहने हुए है? क्या वह बीमार है या ऐसा ही कुछ? मैंने उन्हें ठंडी नजरों से देखा। दफा हो जाओ, बहुत तीखे मिजाज के हो है ना। क्या तुम जानते हो कि हम यहाँ आसपास कौन है? ग्रुप की लीडर ने मुझे छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। एक सेकंड बाद वह दर्द से चीख रही थी। मैंने उसकी कलाई को कसकर जकड़ रखा था। मैं महिलाओं पर हाथ नहीं उठाता। ठीक तभी क्लो लौट आई। वह नहीं उठाता, लेकिन मैं उठाती हूँ। क्लो ने अपना मुखौटा और अपना पब्लिक रूप पूरी तरह से छोड़ दिया, शुद्ध खतरे का प्रदर्शन करते हुए। मैं स्तब्ध होकर घूरता रहा। ये वही थी जिसे मैं जानता था। वह क्लोए वापस आ गई थी। मुझे कोई संदेह नहीं था कि वह उन चारों का सामना कर सकती थी और जीत सकती थी, लेकिन मुझे उसे रोकना पड़ा। अपने मौजूदा स्टेट्स के साथ वह किसी लड़ाई में पड़ना अफोर्ड नहीं कर सकती। लेकिन क्लो जिद्दी थी, उन चारों महिलाओं को गुस्से से घूर रही थी, न्याय पाने के लिए दृढ़ संकल्पित। चलो भी क्लोई, इतनी आक्रामक मत बनो, मैंने उसका हाथ खींचते हुए कहा। क्लोए तुरंत जम गई, मानो शांति की एक लहर उस पर छा गई हो। उसके अंदर का सारा लड़ाकू मिजाज गायब हो गया। उसके तीखे किनारे कोमल पड़ गए। ठीक है, चलो इसे बस भूल जाते हैं। क्लोई, चलो भागते हैं। क्लोई ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और हम भाग खड़े हुए। हम गलियों और भीड़ के बीच से भागे बिना थके। मेरे दिल की धड़कन की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। धक धक धक। आखिरी बार मैंने वह आवाज़ सुनी थी जब उसी व्यक्ति ने मुझे जवानी की धड़कन दी थी, और इस पल में वह फिर से उसी जिद्दी लड़की जैसी लग रही। हम पूरे रास्ते भागकर मेरी आंटी के घर आए और बेसमेंट में घुस गए। वह अब पूरी तरह से खाली था। अगले दिन तोड़े जाने का वेट कर रहा था। वहां कोई लाइट नहीं थी, केवल बारिश में छनकर आती चांद की रोशनी थी। हम दोनों ने एक ही समय पर बोलना शुरू किया। फिर फैसला किया कि पहले मैं बोलूंगा। क्या तुम सचमुच हर दिन मुझे घर छोड़ती थी? हाँ। उस समय मेरा मिजाज खराब था और मैंने बहुत सारे दुश्मन बना लिए थे। मैं तुम्हारे अकेले चलने को लेकर फिक्रमंद थी मर्सिडीज। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? बताने जैसा क्या था? उसने एक मुस्कान के साथ कहा। तुम्हें कॉलेज में एडमिशन लेना था, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना जरूरी था। मैंने बाकी सब संभाल लिया था मर्सिडीज। मैंने फर्श पर खुदी हुई नक्काशी की तरफ इशारा किया। तो फिर इनका क्या मतलब है? इनका मतलब है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। तुमने यह तब नहीं कहा था जब हम 18 के थे। क्लोई ने अपनी आंखें नीची कर लीं और धीरे से बोली, क्योंकि उस समय मैं नहीं जानती थी कि कैसे कहना है। क्लोई का अतीत जटिल था। उसके माता पिता थे, लेकिन यह ऐसा था मानो वे नहीं थे। एक ठंडे दूर रहने वाले परिवार में बड़ी हुई थी। किसी ने उसे कभी नहीं सिखाया था कि किसी से प्यार कैसे किया जाता है, या उस प्यार को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। उसने सोचा कि मेरे साथ रहना और मुझ पर पैसे खर्च करना ही उसका कन्फेशन करने का तरीका। जब मैंने उससे अपना प्यार कबूल किया था, तो वह वास्तव में खुश थी। लेकिन क्योंकि वह प्यार किए जाने या किसी के करीब होने की आदी नहीं थी, इसलिए वह पैसिव लग रही। क्लोई ने शीशे में मैं तुमसे प्यार करती हूँ कहने की प्रैक्टिस की थी, लेकिन यह अजीब लगा और वह शब्दों को बाहर नहीं निकाल सकी। इसलिए उसने इसके बजाय उन्हें लिख दिया। उसने यहाँ तक कि दूसरी लड़कियों की तरह 1,000 पेपर क्रेन मोड़ना सीखा था। हर एक के अंदर मैं तुमसे प्यार करती हूँ लिखा था। उन्हें मेरे जन्मदिन पर मुझे देने की योजना बना रही थी, लेकिन वह दिन कभी नहीं आया। बाद में एक्टिंग के जरिए और स्क्रीन पर अलग अलग जिंदगियां जीने के जरिए उसने आखिरकार खुद को एक्सप्रेस करना सीख लिया। लेकिन जिस इंसान से वह यह कहना चाहती थी, वह पहले ही जा चुका। कुछ पल के सन्नाटे के बाद मैंने पूछा, तो लियम के बारे में क्या ख्याल है? क्लोई ने अपना सिर हिलाया। मैं उसके प्रति अच्छी इसलिए थी क्योंकि उसने मेरी जान बचाई थी। क्या? जब हम बच्चे थे, मेरे माता पिता मुझे इग्नोर करते थे, लेकिन वह हमेशा खेलने के लिए आता। एक बार मुझे तेज बुखार था और वह पहला व्यक्ति था जिसने इस पर ध्यान दिया। वह रोया और उसने इतना हंगामा मचाया कि बड़ों ने आखिरकार ध्यान दिया और महसूस किया कि मैं बीमार हूँ। डॉक्टर ने कहा कि अगर वे थोड़ा और वेट करते तो मेरे दिमाग को नुकसान पहुंच सकता। अतीत को याद करते हुए क्लोई ने एक खुद को कम आंकने वाली हंसी हंस दी। उसके बाद मैंने वादा किया कि मैं उसके साथ एक सगे भाई की तरह व्यवहार करूंगी, और इन सभी सालों से मैंने उसे इसी तरह देखा है। लेकिन एक और बात थी। उस गर्मी में लियम ने मुझे धमकी दी थी। उसने कहा था कि अगर मैंने उसे साथ नहीं आने दिया, तो वह मेरे माता पिता के पास जाएगा
और उनसे झूठ बोलेगा ताकि वे तुमसे नफरत करने लगे। मेरे माता पिता हमेशा उस पर भरोसा करते थे, और अगर उसने चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया होता तो ये तुम्हारे लिए बहुत बुरा होता। मुझे अपने माता पिता पर भरोसा नहीं था कि वे इसे तुम पर नहीं मढ़ेंगे। वे तुम्हें कॉलेज से पूरी तरह बाहर रखने के लिए गुप्त रूप से धागे खींच सकते थे। सब कुछ अपनी जगह पर फिट बैठ गया, तो इसलिए तुमने मुझसे कहा था कि मैं उससे ना उलझूं। हाँ, क्लोई जानती थी कि मैं किस घटना का जिक्र कर रहा था। जब लियम ने कहा कि तुमने उसे धमकी दी है, तो मुझे उसकी एक बात पर भी विश्वास नहीं हुआ। मैं बस चाहती थी कि तुम्हारा उससे बिल्कुल कोई कांटेक्ट न रहे, यहाँ तक कि उससे बात भी न हो। तुम्हें सेफ रखने का यही इकलौता तरीका था। वह उदास दिखी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इससे इतनी गहरी गलतफहमी पैदा हो जाएगी। तुम मुझसे सीधे पूछ सकते थे। इस सब पर पीछे सोचते हुए मैं भावनाओं से भर गया। वह नहीं जानती थी कि किसी से प्यार कैसे किया जाता है, लेकिन क्या मैं जानता था? नहीं, मैं भी नहीं जानता था। मेरे दोनों माता पिता द्वारा छोड़ दिए जाने ने मुझसे सवाल पूछने की हिम्मत छीन ली। मेरी दुनिया में तारीफ का एक दुर्लभ शब्द पाने और दोबारा एक तरफ न धकेले जाने का इकलौता तरीका परफेक्ट होना, पढ़ाई करना और कड़ी मेहनत करना था। इसलिए जब क्लो की बात आई तो मैं एक भी सवाल के साथ उसका सामना करने या गुस्सा होने की हिम्मत करने के बजाय खामोशी से पीड़ित होना ज्यादा पसंद करता। प्यार करना न जानना एक ऐसी बीमारी थी जो हम दोनों में समान थी। चांदनी मेरी त्वचा पर ठंडी लग रही थी। एक आखिरी बात थी जिसे मुझे साफ करना था। तुम्हारे माता पिता ने मेरे विदेश जाने का खर्च उठाया था। मुझे लगा कि मैं जाने से मना कर सकता था, लेकिन विदेश में पढ़ाई करने का यह शायद मेरा इकलौता मौका था। मैं मतलबी था। मैं समझती हूँ, क्लोई ने एक कोमल मुस्कान के साथ कहा। रेन, तुम बहुत अच्छे हो। मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़े और मतलबी बनो ताकि दुनिया तुम्हें चोट न पहुंचा सके। अब से मैं भी अपने करियर पर फोकस करने जा रही हूँ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पीछे चलूंगा। तुम असीमित भविष्य वाली एक ऑस्कर विजेता हो। तुम भला मेरे पीछे क्यों आओगे? यहाँ तक कि एक एक्ट्रेस बनना भी तुम्हारी वजह से ही था। लेकिन हमने सिर्फ 3 महीने डेट किया था। लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार 3 महीने से कहीं ज्यादा लंबा है। क्लोई एक्शन लेने वाली महिला थी। हमारी गलतफहमियां दूर होने के अगले दिन उसने ट्विटर पर हमारे बारे में पोस्ट किया, मुझे टैग करते हुए। जीवन भर के लिए 3 महीने। इस पोस्ट ने साइट को लगभग क्रैश कर दिया। मैं फिक्रमंद था कि उसके माता पिता उसे फिर से परेशान करेंगे, लेकिन मेरा डर निराधार था। क्लोई अब 25 की थी। उसकी पर्सनैलिटी के साथ उसके माता पिता भला क्या ही कर सकते थे? अगर वे नामंजूर भी करते, उनका उस पर कोई कंट्रोल नहीं था। शायद वे 7 साल पहले भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकते थे। यही वजह है कि वे मेरे पीछे आए थे। मैं बस अपनी खुद की असुरक्षा से हार गया। फ्लो की घोषणा के बाद कोई और ट्रेंड करने लगा। उसी दिन एक आगबुला लियम हेइस मुझे ढूंढता हुआ आया। मैं जानता था कि मैंने तुम्हें तुम्हारे रेन होने से पहले कहीं देखा है। हाँ, तो अभी क्लो के साथ ब्रेकअप करो। मैं वही हूँ जिससे उसकी शादी होने वाली है। मैंने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन रुक गया। क्लो या चुकी थी और ठीक उसके पीछे खड़ी थी। एलियम ने अपना डांटना जारी रखा। क्या तुमने देखा है कि लोग ऑनलाइन क्या कह रहे हैं? वे तुम्हें एक गोल्ड डिगर कह रहे हैं जिसने मेरे और क्लो के बीच दरार डाली। अगर तुम अपनी नौकरी नहीं खोना चाहते तो तुम उससे ब्रेकअप करोगे और उसे मुझे वापस सौंप दोगे। हमारा क्या रिलेशनशिप है, यह मेरे लिए नई खबर है। क्लोई ने अपनी आवाज बीच में डालते हुए कहा। लियम घबरा गया। क्लोई, तुम इस गरीब बच्चे को खुद को दोबारा बेवकूफ बनाने कैसे दे सकती हो? अपना मुंह संभालो। क्लोई ने टेबल पर अपना हाथ पटकते हुए चेतावनी दी। तुमने कहा था कि तुम हमेशा मेरे साथ एक भाई की तरह व्यवहार करोगे। तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? मैं तुम्हारे प्रति जरूरत से ज्यादा निष्पक्ष रही हूँ। एक भाई को इससे कुछ ज्यादा बनने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, वरना हम दोस्त भी नहीं रह सकते। लियम से पहले कभी किसी ने इस तरह बात नहीं की थी। वह आगबूला था। क्लोई, तुम पूरी तरह से उसके वश में आ चुकी हो। मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, बस तुम वेट करो। वह कभी भी गोल्ड डिगर का लेबल नहीं हटा पाएगा। सबसे पहले, किसी भी शादी के अरेंजमेंट का कोई लिखित सबूत नहीं है। यह हमारे माता पिता के बीच सिर्फ एक मजाक था, जिसे मैंने सार्वजनिक रूप से कई बार खारिज किया है। क्लो ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा। दूसरी बात, अगर तुमने वह कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत की, आगे जो होगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना, लेकिन यह गरीब बच्चा तुम्हारे लायक नहीं है। क्लोई ने अचानक उसकी तरफ थोड़े तरस के भाव से देखा। तुम बस उसके गरीब होने के बारे में ही बात कर सकते हो। लियम, क्या तुमने कभी सचमुच किसी से प्यार किया है? बेशक मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नहीं, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। क्लोई ने बीच में ही टोक दिया। अगर मेरा उपनाम वैंस नहीं होता, अगर मेरे माता पिता फेमस नहीं होते, अगर मैं सड़क की कोई आवारा लड़की होती, तो क्या तुम तब भी मुझसे प्यार करते? लियम जम गया, मानो उसने पहले कभी इस सवाल पर विचार ही नहीं किया। अगर तुमने मुझे बारिश के दिन उस तरफ फुटपाथ के किनारे बैठे देखा होता, तो क्या तुमने मेरे सिर पर छाता पकड़ा होता? नहीं, तुमने मुझे एक पतित इंसान मानकर मन ही मन कोसा होता। तुम मेरे स्टेटस से प्यार करते हो, मुझसे एक इंसान के रूप में नहीं। तुम इस फैक्ट को भी स्वीकार नहीं कर सकते कि मैं पहले एक आवारा लड़की हुआ करती थी। क्लोई मुझे दूर खींच ले गई। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, लियम अभी भी वहीं खड़ा था, पूरी तरह से स्तब्ध दिख रहा था। मैंने सोचा कि क्या वह आखिरकार समझ गया था। एक हफ्ते बाद मैंने सुना कि लियम की प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल के मुताबिक हो रही थी। क्लो इसे रोक नहीं सकी, लेकिन उसने आने वाले संकट के लिए तैयारी कर ली। हालांकि
प्रेस कॉन्फ्रेंस वैसी नहीं रही जैसी हमें उम्मीद थी। एक थका हुआ दिखने वाला एलियम कैमरों के सामने दिखाई दिया, रूटीन रूप से कपड़े पहने हुए। आज मैं एक बात साफ करना चाहता हूँ, क्लोवेंस और मेरे बीच कोई शादी का अरेंजमेंट नहीं है। कमरा गूंज उठा। हर कोई ऑस्कर विजेता के धोखा देने जैसे घोटाले की उम्मीद में आया था। क्लोई और मैं हमारे परिवारों की बिजनेस पार्टनरशिप की वजह से साथ बड़े हुए हैं। वह मुझे एक भाई के रूप में देखती है और मैं उसे केवल एक बहन के रूप में देखता हूँ। सही सिर्फ एक अफवाह थी जिसे हम में से किसी ने कभी स्वीकार नहीं किया। हमारे माता पिता ने सहजता से इसका जिक्र किया था, लेकिन यह कभी ऑफिशियल नहीं था। मुझे कभी क्लो से प्यार नहीं रहा और उसे कभी मुझसे प्यार नहीं रहा। मुझे उम्मीद है कि हर कोई गलत जानकारी फैलाना बंद कर देगा। जहां तक मेरी बात है, लियम एक पल के लिए रुका और फिर बोला गंभीरता से, ईतन ही क्लोई का पहला प्यार है। मैंने उसके बारे में गलत राय बनाई और उसके लिए मैं गहराई से माफी मांगता हूँ। लियम की माफी के साथ जनता की राय एक पल में बदल गई। नेटिजन्स ने लियम के पुराने घमंडी बयानों को खोद निकाला और वह चर्चा का नया विषय बन गया। अच्छी खबर यह थी कि क्लोई ने जो भी पीआर रणनीतियां तैयार की थीं, उनकी अब कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं हैरान रह गया। अचानक दिल बदलने की क्या वजह थी? क्लोई मुस्कुराई। अगर वह अपनी बात नहीं बदलता, तो हमारे परिवारों के पास चर्चा करने के लिए कोई बिजनेस डील्स नहीं बचती। सीलो के पास अब उसके परिवार में सबसे अधिक पावर थी और पारिवारिक कंपनी उसके कंट्रोल में थी। लियम को उनकी बिजनेस पार्टनरशिप के दबाव के आगे झुकने के लिए मजबूर होना पड़ा था। 6 महीने बाद क्लोई के पिता बीमार पड़ गए और उन्हें रिटायर होना पड़ा। उनकी मां ने घर पर रहकर उनकी देखभाल करने के लिए अपनी अधिकांश व्यस्तताएं कैंसिल कर दी। दूसरी तरफ क्लोई ने अपने करियर को फलते फूलते देखा। वह पूरी तरह से चार्ज में थी और उनके बड़े अब उनके फैसलों में दखल नहीं दे सकते थे। नई प्रबुद्ध क्लोई एक अलग इंसान की तरह थी। अतीत में उसके पास जिस चीज की भी कमी थी, अब उसने उसे प्रचुरता में पूरा करने की कोशिश की। उसका आधा ट्विटर फीड मेरे बारे में था। उसने टॉक शोज में भी मेरा जिक्र किया। मैं एक परेशान बच्ची हुआ करती थी, लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे अंधेरे से बाहर निकाला और मुझे रोशनी की एक किरण दिखाई। लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी थे। अगर वह मुझे ढूंढ नहीं पाती तो वह घबरा जाती, इस बात से डरकर कि मैंने उसे फिर से छोड़ दिया है। कभी कभी वह किसी बुरे सपने से जाग जाती, मुझसे लिपट जाती और मेरा नाम पुकारती, रेन। दुनिया ने एक ठंडी अलग रहने वाली ऑस्कर विजेता को देखा, लेकिन मेरे साथ उसे लगाव दिखाना बहुत पसंद था। वह बार बार मेरा नाम लेती, मुझे धूल भरी फर्श पर खुदे हुए शब्दों की याद दिलाती। जब हम 27 के थे, क्लोई और मैंने अपने पुराने हाई स्कूल का दौरा किया। जवानी मौसमों की तरह होती है, एक के बाद दूसरी फसल। हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो जवान होते हैं और हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो नहीं जानते कि प्यार की पहली धड़कनों को कैसे संभाला जाए। हमारे पुराने क्लासरूम के बाहर गूलर का एक बड़ा पेड़ खड़ा था। हम उसके नीचे खड़े हुए स्टूडेंट्स के जोर से पढ़ने की आवाजें सुनते हुए। क्लोई, 7 साल हो चुके हैं। क्या होता अगर मैं वापस नहीं आता? तुम आ जाते, इतने निश्चित हो। तुम उस बारिश के दिन मेरे लिए वापस आए थे, इसलिए मुझे विश्वास था कि तुम इस बार भी वापस आओगे। मैं उसकी जिंदगी का इकलौता व्यक्ति था जो कभी दूर जाकर वापस लौटा था, और मैं अभी भी था। हम क्लासरूम की खिड़की के नीचे खड़े थे और क्लोई मुझे किस करने के लिए अपने पैरों की उंगलियों पर खड़ी हो गई। रेन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हाई स्कूल में मुझे एक आवारा लड़की मिली थी जिसे कोई नहीं चाहता था। आज उसे ढूंढने की 10वीं एनिवर्सरी है और यह हमारी शादी का पहला दिन भी है। अगर कोई मुझसे कभी पूछता है कि मुझे मिला सबसे अच्छा प्रेम पत्र क्या था, तो मैं उनसे कहूंगा कि वह स्कूल से घर का वॉक था। वे रातें जो हमने एक साथ खामोशी में बिताई और फर्श पर खुदे हुए अनकहे शब्दों की एक श्रृंखला थी।